हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं और जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है थ्योरी ऑफ डिमांड। और इसमें आज हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन, जिसे हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड फंक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और दूसरा होता है मार्केट डिमांड फंक्शन। इसमें थोड़ा सा मार्केट डिमांड फंक्शन में एक दो स्टेप और बढ़ जाते हैं, जिसे मैं अभी समझाऊंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिमांड फंक्शन क्या होता है, मीनिंग है डिमांड फंक्शन की। मीनिंग सबसे पहले देख लीजिए। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। यानी कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, वो एक रिलेशनशिप बताता है हमें किससे, किसी भी वस्तु की उसकी वेरियस मानी बहुत सारी उसके डिटर्मिनेंट्स है जिनसे उसकी डिमांड, जिन पर डिपेंड करती है डिमांड, तो उनसे जो आपस में रिलेशनशिप, उनका संबंध होता है, उसे शो करता है डिमांड फंक्शन। यानी कि फिर से समझ लीजिए, डिमांड फंक्शन क्या शो करता है कि वो एक रिलेशनशिप दिखाता है कमोडिटी की और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में। अब डिमांड फंक्शन टू टाइप्स का होता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। इसमें इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के जो स्टेप्स होते हैं उसी में दो तीन स्टेप्स और ऐड हो जाते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन में, जिसे अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पढ़ेंगे। और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में देखिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है इसका, वो आपको याद करना है, उससे पूरा डिमांड फंक्शन आपको लिखना आ जाएगा। डी एक्स डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई। ये है डिमांड ऑफ द एक्स कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसकी पूरी डिटेल हम लिखेंगे तो पूरा डिमांड फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक्स कमोडिटी की डिमांड, एक्स वस्तु है कोई, उसकी डिमांड किस पर डिपेंड करती है, फंक्शन ऑफ द फंक्शन। किसका फंक्शन है, यानी कि किसके परिणाम स्वरूप वो डिमांड क्रिएट होती है, किसके फलस्वरूप डिमांड क्रिएट होती है, यानी कि किसकी वजह से डिमांड क्रिएट होती है, इन चीज़ों की वजह से। वो क्या है, एक तो है, फर्स्ट है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, यानी कि ऑन कमोडिटी। एक्स वस्तु की डिमांड एक्स वस्तु की प्राइस पर डिपेंड करती है। वस्तु की प्राइस कम है या ज़्यादा है, उसकी डिमांड उस पर डिपेंड करती है। ये एक्सप्लेन मैं अभी बाद में करूँगा, पहले आप ये समझ लीजिए क्या चीज़ें हैं ये। पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स यानी कि जिस वस्तु की डिमांड कम या ज़्यादा हो रही है, उससे रिलेटेड जो वस्तुएं हैं उनकी प्राइसेस ऊपर नीचे की कम या ज़्यादा कितनी हो रही है, उस पर डिपेंड करती है। सपोज हम टी एंड कॉफ़ी का इसमें कोई एग्जांपल ले लें कि सपोज टी की डिमांड डिपेंड करेगी कॉफ़ी की प्राइसेस पर, यानी कि कॉफ़ी की प्राइस घटेंगे या बढ़ेंगे तो टी की डिमांड पर इफेक्ट डालेंगे। तो इस कैसे डालेंगे अभी बाद में एक एक करके मैं समझाऊंगा आपको, ये समझा दे रहा हूँ पहले टर्म्स क्या है ये। फिर है वाई फॉर इनकम ऑफ द कंज्यूमर की इनकम पर डिपेंड करती है डिमांड। किसी भी एक्स वस्तु की डिमांड, यानी कोई भी वस्तु है उसकी डिमांड कंज्यूमर के इनकम पर डिपेंड करती है। टी फॉर टेस्ट एंड प्रीफरेंस, यानी कि कंज्यूमर क्या टेस्ट एंड प्रीफरेंस, उसकी क्या टेस्ट है, टेस्ट के ऊपर भी डिमांड डिपेंड करती है। और एक्सपेक्टेशंस, उसके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, नियर फ्यूचर में प्राइसेस घटने वाली हैं, बढ़ने वाली हैं, इस बात पर भी वस्तु की डिमांड डिपेंड करती है। तो इंडिविजुअली इतनी चीज़ें ये इफ़ेक्ट डालती हैं डिमांड पर। इंडिविजुअली पी एक्स पी आर वाई टी ई, ये 5 चीज़ें ध्यान रख लें। ये चीज़ें किसी भी वस्तु की डिमांड पर इफ़ेक्ट डालती हैं, इनकी डिमांड कम या ज़्यादा इनकी वजह से होती है। अब इन्हें एक एक करके हम समझेंगे। अब इसमें फर्स्ट डिटर्मिनेंट है पी एक्स, यानी कि ऑन प्राइस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड, जिसे हम पी एक्स बोलते हैं। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि इसका मतलब क्या है कि किसी वस्तु की प्राइस, उसी वस्तु की प्राइस जिसकी हम डिमांड की बात कर रहे हैं, उस वस्तु की अपनी प्राइस और उसकी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, यानी कि विपरीत संबंध होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है। अब कैसे समझेंगे कि
किसी भी वस्तु की, कोई भी कमोडिटी है, उसकी अगर प्राइसेस, जैसे जैसे उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जैसे जैसे प्राइसेस कम होती हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि प्राइस और उसकी डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा संबंध होता है, एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है। तो इसी को कहा, यानी कि ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी का जो है उसकी डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होती है। अब इसमें सेकंड डिटर्मिनेंट्स आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसे हम क्रॉस प्राइस इफेक्ट भी कहते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि जिसे PR हम कहेंगे इसे, यानी कि इसे हम लिख देंगे PR से भी, जैसे हमने PR से शो किया है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स। रिलेटेड गुड्स में दो तरह के गुड्स आते हैं, एक तो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स। और ये रिलेटेड गुड्स होते क्या हैं, पहले ये बात समझ लीजिए। रिलेटेड गुड्स का मतलब यहाँ पर है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब यहाँ पर ये है कि एक वस्तु की, देखो दो वस्तुओं को कंपैरिजन किया जाएगा। अगर एक वस्तु की प्राइस अगर बढ़ती है तो उससे संबंधित, जो उससे रिलेटेड जो दूसरी वस्तु है, दूसरी जो कमोडिटी है, उसकी डिमांड चेंज हो जाती है, यानी घटती या बढ़ जाती है। तो उसमें दोनों कंडीशन अलग अलग हैं ये, लेकिन वस्तुएं दो होंगी, एक वस्तु की प्राइस का दूसरे की डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा, तो इसे क्रॉस प्राइस इफेक्ट भी कहा जाता है, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कहा जाता है। इसको दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं ये समझिए। दोज गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, यानी कि वो वस्तुएं जो एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट की जा सकती हैं, यानी कि एक अगर चीज़ नहीं है तो उसकी जगह दूसरी वस्तु काम आ सकती है वहाँ पर, तो ऐसी वस्तुओं को सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। जैसे समझ लीजिए आप, एक बॉल पेन है और एक इंक पेन है। बॉल पेन नहीं मिला तो इंक पेन से काम चल गया। जैसे टी एंड कॉफ़ी है, एग्जाम्पल लिख रखे हैं, टी एंड कॉफ़ी है। जो चाय पीने वाले हैं, अगर चाय नहीं मिली तो कॉफ़ी से काम चल सकता है, लगभग सेम टेस्ट होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। तो चाय पीने वाला कॉफ़ी भी पसंद करता है, तो कॉफ़ी से भी उसका काम चल जाएगा। तो कहने का मतलब है जो एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को यूज किया जा सकता है, जिस वस्तु को, वो उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। ये बात आप समझ गए। अब इन केस ऑफ सच गुड्स, इस तरह की वस्तुओं में देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड डिमांड फॉर अ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इस तरह की वस्तुओं में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, सीधा सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध का मतलब है कि एक की प्राइस अगर बढ़ती है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक वस्तु की प्राइस बढ़ती है, एंड डिमांड फॉर अ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, दूसरी वस्तु है, उसकी डिमांड बढ़ती है। अगर एक वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की डिमांड बढ़ती है। समझ लीजिए कैसे, जैसे कि चाय की प्राइस बढ़ गई, जो टी है उसका पैकेट 100 रुपीज़ का है और वो 120 का हो गया, तो क्या है, लोगों ने टी को खरीदना बंद करके कॉफ़ी के रेट सेम है। सपोज कॉफ़ी पहले से ही जितने की आ रही है, सपोज 150 का पैकेट आ रहा है, उतने का ही आ रहा है, तो लोगों ने जो है चाय का अगर 100 से 120 हो गया तो उन्होंने कॉफ़ी लेनी शुरू कर दी, चाय लेनी बंद कर दी। तो इसका मतलब है कॉफ़ी प्राइस टी के बढ़े और डिमांड किसकी बढ़ गई, कॉफ़ी की बढ़ गई। तो जो वस्तु है उसकी प्राइस और उसकी सब्स्टिट्यूट जो गुड्स है उसकी डिमांड का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि सीधा संबंध होता है। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। यानी कि जैसे बॉल पेन एंड इंक पेन, बॉल पेन की अगर प्राइस बढ़ा देते हैं तो बॉल पेन भी 5 रुपये का था, इंक पेन भी 5 रुपये का था। मान लीजिए कि बॉल पेन की, दूसरा एग्जाम्पल है, और बॉल पेन 5 की जगह 7 रुपये का हो जाता है, तो बच्चे क्या हैं, बॉल पेन खरीदने के बजाय इंक पेन से काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो 5 का आता है। तो इसकी प्राइस बढ़ने पर डिमांड किसकी बढ़ गई, इंक पेन की बढ़ गई। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी डिमांड और जो पहले वाली वस्तु है उसकी प्राइस, उनके आपस में, यानी कि एक की प्राइस और दूसरे की डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है, सीधा संबंध होता है। एक वस्तु की प्राइस बढ़ने पर दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर हम पेन और इंक पेन और बॉल पेन का
उल्टा ले लें, मान लो इंक पेन की अगर दोनों के 5-5 रुपये हैं, इंक पेन के 5 रुपये 2 रुपये बढ़ा दिए तो लोग बच्चे क्या खरीदने लगेंगे या लोग क्या खरीदने लगेंगे, बॉल पेन खरीदने लगेंगे। तो इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और इसकी प्राइस बढ़ने से उसकी। कहने का मतलब एक वस्तु की प्राइस बढ़ने से दूसरी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये बात आप समझ गए। अब है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, एक दूसरे की पूर्ति करने वाले, पूरक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। यानी कि जो सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि एक दूसरे की पूर्ति यानी कि पूरक, यानी कि एक के बिना दूसरा कंप्लीट नहीं है। तो जब एक को खरीदते हैं तो दूसरा भी खरीदना जरूरी है। तो ऐसी वस्तुओं को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है। समझ लीजिए कैसे लिखेंगे, दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करती हैं। एक दूसरे की डिमांड, कहने का मतलब दोनों चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, एक दूसरे की डिमांड को पूरा करती हैं। एंड देयरफॉर डिमांडेड टुगेदर, इसलिए उन दोनों की डिमांड की जाती है। यानी कि अगर एक चीज़ है तो दूसरी की डिमांड करनी ही पड़ती है, दूसरी चीज़ चाहिए ही उसके। अगर वो एक चीज़ खरीद लेते हैं, दूसरी वस्तु उसकी नहीं खरीदते तो वो पहली वाली बेकार है। यहाँ ये समझ लीजिए, इसलिए दोनों चीज़ें खरीदनी पड़ती है, इसलिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है। इन केस ऑफ सच गुड्स, इस तरह के गुड्स में देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड ए डिमांड फॉर अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो एक वस्तु की जो प्राइस है उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री, उसके साथ जो दूसरी वस्तु है कॉम्प्लीमेंट्री, उसकी डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, विपरीत रिलेशन होता है। अगर एक वस्तु की प्राइस अगर बढ़ती है तो दूसरी जो कॉम्प्लीमेंट्री वस्तु है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उसकी डिमांड घटती है। अब कैसे समझेंगे, कार एंड पेट्रोल। देख, कार के बिना, कार अगर हमने ले ली तो पेट्रोल लेना जरूरी है, पेट्रोल के बिना कार चलेगी नहीं। और अगर कार नहीं है तो पेट्रोल बेकार है, क्योंकि पेट्रोल कहाँ डालेंगे उससे, जब कार होगी नहीं या गाड़ी होगी नहीं हमारे पास, व्हीकल होगा ही नहीं कोई, तो हम पेट्रोल का यूज कहाँ करेंगे। तो इसलिए एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु जरूरी है लेनी। इस तरह से पेन एंड इंक, सपोज इंक डालने वाली पेन है तो पेन अगर है तो बिना इंक के चलेगी नहीं, पेन है तो इंक चाहिए। इंक अगर, दूसरी बात है खाली इंक हमारे पास है तो पेन नहीं है तो भी हमारे लिए इंक बेकार है। तो इसलिए ये एक दूसरे की पूरक वस्तुएं यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। अब इसमें ये कहा गया है, सच गुड्स देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर प्राइस, इस वस्तु की प्राइस, सपोज कार की प्राइसेस बढ़ती हैं, कार की प्राइसेस अगर इंक्रीज होती हैं तो डिमांड पेट्रोल की कम होती है। कैसे समझो, प्राइस, अगर कार की प्राइस बढ़ गई तो लोग कार को कम खरीदेंगे, जब कार को कम खरीदेंगे तो पेट्रोल कम बिकेगा, डिमांड पेट्रोल की कम हो जाएगी। इसी तरह से पेन, अगर पेन की प्राइस बढ़ा देते हैं, पेन 10 रुपये का आता है इंक पेन, उसको 20 रुपये का कर देते हैं, तो लोग जो इंक पेन है उसे खरीदना बंद कर देंगे। जब पेन नहीं खरीदेंगे तो इंक नहीं सेल होगी, इंक की डिमांड कम हो जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि अगर एक की प्राइस को बढ़ा देते हैं तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, इसलिए इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा गया है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, एक वस्तु की प्राइस का दूसरी वस्तु की डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक वस्तु की प्राइस का दूसरी वस्तु की डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। अब थर्ड पॉइंट इसमें आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। वाई हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था प्राइस ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी DX इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द PX PR Y T E। PX हो गया, PR हो गया, Y फॉर इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम का डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके लिए दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक नॉर्मल गुड्स होता है, एक इन्फीरियर गुड्स होते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर के लिए हम दो वस्तुओं को लेंगे, एक तो नॉर्मल गुड्स को लेंगे, एक इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स का मतलब तो जो नॉर्मली गुड्स होते हैं, और इन्फीरियर गुड्स मतलब कुछ घटिया टाइप की वस्तुएं होती हैं जो कम प्राइस की चीज़ें होती हैं। तो इसमें पहले नॉर्मल गुड्स पढ़िए। नॉर्मल गुड्स क्या होता है, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन
इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि नॉर्मल गुड्स, पहली बात तो नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं ये समझ लीजिए। नॉर्मल गुड्स का मतलब है जो जनरली क्या है, इनकम इफेक्ट जिनका पॉजिटिव होता है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे हम उन वस्तुओं को ज़्यादा खरीदते चले जाते हैं, उनकी डिमांड बढ़ती चली जाती है। तो वो नॉर्मल गुड्स होते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मतलब ज़रूरी तो सब सारी वस्तुएं होती हैं। तो कहने का मतलब नॉर्मली जिनका इनकम के साथ डिमांड बढ़ती चली जाती है, इस तरह की वस्तुओं को हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, सीधे सीधा संबंध होता है इनकम और कंज्यूमर की इनकम और उस वस्तु की डिमांड के साथ। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है ऐसे ऐसे वस्तु की डिमांड बढ़ने लगती है। सपोज किसी कंज्यूमर की इनकम 10,000 रुपये महीना है किसी व्यक्ति की, तो वो सपोज मिल्क को 5 लीटर घर के लिए ले जाता है पर डे, और मान लो या 2 लीटर ले जाता है, और अगर उसकी इनकम 20,000 हो जाती है तो हो सकता है वो 3 लीटर ले जाए या 4 लीटर ले जाए, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरह से शुगर की डिमांड बढ़ जाती है। तो हर वस्तु की जिनकी डिमांड बढ़ जाती है, कहने का मतलब है कि इनकम बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, इनकम घटने के साथ घट जाती है। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है, नॉर्मल गुड्स कहा जाता है। इनका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान रखनी है। अब उसके बाद सेकंड आते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का मतलब है कुछ लो कैटेगरी की गुड्स, जो घटिया वस्तुएं जिन्हें हम बोलते हैं। ऐसी इन वस्तुओं में क्या आता है, जैसे कोर्स ग्रेन या कोर्स क्लॉथ, यानी मोटा अनाज या मोटा कपड़ा या टोन्ड मिल्क जिसमें क्या है क्रीम ना हो, इस तरह का दूध जो क्रीम निकाला हुआ। तो कुछ घटिया तरह की वस्तुएं, उनका जो है कंज्यूमर की इनकम के साथ क्या होता है, यानी कि इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब है कि ऐसी वस्तुएं कि जो इनकम, अगर व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वस्तु की डिमांड घटने लगती है, और कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो ऐसी वस्तुओं की डिमांड बढ़ने लगती है। देखिए, जब व्यक्ति की इनकम कम होगी तो वो घटिया वस्तुओं को खरीदना शुरू करेगा, उनकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अगर व्यक्ति की इनकम बढ़ने लगेगी तो घटिया वस्तुओं को खरीदना कम कर देगा, तो उसकी डिमांड घटने लग जाएगी। यहाँ क्या होता था, यहाँ इनकम बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ती थी और इनकम कम होने के साथ डिमांड कम होती थी। यहाँ पर उसका उल्टा है। यहाँ पर जैसे जैसे व्यक्ति की डिमांड बढ़ेगी तो इन वस्तुओं की, जो मोटा अनाज है, मोटा कपड़ा है या टोन्ड मिल्क है एटसेट्रा, इन चीज़ों की डिमांड क्या है, वो घटने लगेगी इनकम बढ़ने के साथ। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड। उसकी वस्तु की क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि वस्तु की डिमांड में और कंज्यूमर की इनकम में इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा संबंध होता है। तो ये कह सकते हैं इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है इन्फीरियर गुड्स का। तो ये हो गया कंज्यूमर्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब फोर्थ पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जिसे हमने टी से शो किया था डिमांड फंक्शन में। तो इसमें क्या है कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ये तो सभी में आपको लिखना है। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट का मतलब होता है अन्य वस्तुएं समान रहने पर। कहने का मतलब है परिस्थितियां चेंज ना हो तो। देखिए, कुछ भी हो सकता है कि अगर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि जो परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये कहोगे कि प्राइस के साथ, सपोज एक एग्जांपल दे देता हूँ कि सपोज कि आप ये कहो कि प्राइस घटने से डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएं कि प्रोडक्शन ही ना हो, तो प्राइस कम भी कर देंगे तो भी क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। कैसे, डिमांड की तो पूर्ति नहीं होने की, वहाँ तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, चाहे प्राइस ज़्यादा कर दें तो भी डिमांड पूरी नहीं होगी, और प्राइस कम रखें तो भी डिमांड पूरी नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब है अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट का मतलब होता है कि परिस्थितियाँ कंट्रोल में रहनी चाहिए। परिस्थितियाँ कंट्रोल में, ये सभी के लिए लॉ तभी लागू होता है जब परिस्थितियाँ कंट्रोल में होती हैं। तो इसलिए अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, डिमांड फॉर दोज गुड्स increases for which consumer develops taste and preference। यानी कि परिस्थितियां समान रहें तो डिमांड फॉर दोज गुड्स, उन वस्तु की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। किन वस्तु की, जिनकी कंज्यूमर को टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जिनको वो पसंद करता है या जिनकी उसे आदत होती है, जिनको वो आगे रखता है। कहने का मतलब प्रेफरेंस पहले महत्व देता है।
जिन चीज़ों को अच्छा पसंद करता है, जैसे उसमें हैबिट हो सकती है, उसमें उसका टेस्ट हो सकता है, यानी कि वो किसको पसंद करता है वो हो सकता है, फैशन हो सकता है, कई वजह से उसकी जो है जिनको वो पसंद करता है उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। वहाँ पर प्राइस कम ज़्यादा भी हो तो भी उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी। और जिनको एंड वाइस वर्सा का मतलब है इसके विपरीत कंडीशन, जस्ट विपरीत कंडीशन का मतलब है जिन वस्तुओं की डिमांड फॉर दोज गुड्स डिक्रीजेज। यहाँ पर वाइस वर्सा का मतलब पूरा सेंटेंस पूरा कर देंगे, दोज गुड्स डिक्रीजेज फॉर विच डिमांड फॉर दोज गुड्स, उन वस्तु की डिमांड घट जाती है विच कंज्यूमर नॉट डेवलप्स टेस्ट एंड प्रीफरेंस, तो जिनमें जो कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रीफरेंस डेवलप नहीं होता है उनकी डिमांड घट जाती है, जिन्हें वो पसंद नहीं करता है उनकी डिमांड कम हो जाती है। वाइस वर्सा का मतलब यह है कि अपोजिट कंडीशन। तो अब आप टेस्ट एंड प्रेफरेंस का सिंपल सी बात समझ गए कि जिनको वो पसंद करता है कंज्यूमर उनकी डिमांड बढ़ जाती है और जिनको पसंद नहीं करता उनकी डिमांड नहीं बढ़ती है। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का लास्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस ई का एक्सपेक्टेशंस का मतलब है कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड चेंज इन डिमांड इन द करंट पीरियड, यानी कि जो करंट पीरियड में जो भी डिमांड चेंज हो रही है वो निर्भर करती है किस पर, कि उसकी फ्यूचर प्राइस पर, यानी कि उसकी फ्यूचर प्राइस जो फ्यूचर प्राइस के साथ करंट डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन होता है। एग्जाम्पल पेट्रोल कैसे समझेंगे कि जैसे कि सपोज पेट्रोल है, पेट्रोल के रेट कल से बढ़ने वाले हैं, तो उसकी आज जो डिमांड है वो जो है वो अगर कल से बढ़ने वाले हैं तो आज उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अगर कल उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आज उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, कि डायरेक्ट रिलेशन हो गया डिमांड का उसकी प्राइस के साथ। कैसे? क्योंकि अगर कल से डिमांड प्राइस बढ़ेंगे, जब हमें पता है कि आज हमारा जो पेट्रोल है वो 80 रुपीज़ पर लीटर है और कल को 90 होने वाला है, तो हम आज ही भरवाना चाहेंगे क्योंकि आज तो प्राइस कम है, कल को बढ़ने वाली है, तो इसलिए उसकी डिमांड जो करंट पीरियड की जो डिमांड है, आज की डिमांड है, उसकी वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। जो एक्सपेक्टेशन, अगर कल डिमांड घटने वाली होगी, अगर प्राइस उसके कल को घटने वाले होंगे तो आज उसकी डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि कल को अगर प्राइस उसके कम हो रहे हैं तो आज हम खरीदेंगे नहीं पेट्रोल, आज हम कहेंगे कि कल को खरीद लेंगे, आज रहने दो, तो आज हम खरीदेंगे नहीं, तो डिमांड क्या है उसकी कम हो जाएगी, आज करंट पीरियड में उसकी डिमांड कम हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो फ्यूचर प्राइस है उसका करंट डिमांड से डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये हो गया एक्सपेक्टेशंस। देखिए अब मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या होता है, मार्केट डिमांड फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी। यहाँ तक तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है। एन वाई डी, एन और वाई डी 2 पॉइंट और आ जाते हैं, केवल 2 पॉइंट और समझ लेंगे तो ये सारे पॉइंट मार्केट डिमांड फंक्शन में आ जाएंगे, और यहाँ तक के जो पॉइंट्स हैं 5 पॉइंट्स हैं ये आ जाएंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में। तो मार्केट डिमांड फंक्शन या मार्केट डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या हैं, इसके 2 और हैं। पॉपुलेशन साइज का मतलब है जो जनसंख्या है उसका आकार कितना है, बड़ा है या छोटा है। एन का मतलब है नंबर ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की संख्या के पॉपुलेशन साइज हम कह सकते हैं। देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन साइज एंड डिमांड और पॉपुलेशन साइज में डायरेक्ट रिलेशन होता है। सिंपल सी बात है, जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। जैसे कि डिमांड फॉर कार, जितनी जनता ज़्यादा होगी उतनी कारों की डिमांड ज़्यादा होती चली जाएगी। ये सिंपल समझ गए होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें और आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो समाज में, जनता में, सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किया जाता है, यानी कि इनकम को गवर्नमेंट दोबारा हर बार जो बजट में है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है, दोबारा से उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है बजट में। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अगर इक्वलिटी के आधार पे किया जाएगा, अगर मान लो
अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया, गरीबों पर कम टैक्स लगा दिया, और इस तरह से गरीब जनता के लिए कुछ रोज़गार के साधन खोल दिए। तो इस तरह से अगर उनकी गरीब जनता की जो है जो पॉपुलेशन पुअर सोसाइटी है हमारी, उनकी भी इनकम अगर बढ़ने लग जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो अगर इक्वलिटी होगी, जो इनकम जो है उसके रिडिस्ट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट की तरफ से जब इक्वलिटी बढ़ती जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी, और इनइक्वलिटी होगी, मान लो ज़्यादा कोई कुछ किया नहीं जाएगा गरीबों के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ सोचा नहीं जाएगा, उनके लिए कोई रोज़गार के साधन नहीं किए जाएंगे, और अमीर व्यक्ति पर कोई खास टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उन पर कोई कॉरपोरेट टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह से क्या होगा, उनकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी, गरीबों अमीरों की, और गरीब आदमी कम, और गरीब जनता हमारी ज़्यादा है। तो इसलिए डिमांड ज़्यादा किसके आधार पर होनी है, सभी सारी जनता के आधार पर। अब अमीर लोग केवल डिमांड करेंगे, गरीब जनता डिमांड नहीं करेगी, तो इसलिए डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आज ये थोड़ा सा बड़ी वीडियो बन गई है, क्योंकि पॉइंट्स को छोड़ा नहीं जा सकता था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़, और वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच।